गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। फ्रेंड्स के साथ में सभी जुड़ जाए हमारे साथ, ठीक है। चलिए, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा कोडोन तथा एंटी कोडोन। क्या है? कोडोन व एंटी कोडोन। एंटी कोडोन, ठीक है। कोडोन तथा एंटी कोडोन टॉपिक है आज का हमारा। देखो, पहले हम देखेंगे कोडोन क्या होता है। जब तीन न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम रहेगा, या कहेंगे तीन न्यूक्लियोटाइड का जो समूह रहता है जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, उसको हम कहते हैं कोडोन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोडोन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आनुवांशिक कूट के तीन न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, या एक अमीनो एसिड के लिए क्या होता है? कोडित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोडोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हमने एक क्रम बताया था आप लोगों को कि तीन तीन का क्रम रहता है। चलो ये हटा देते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा था हमने ये बताया था ना आपको कि तीन तीन का जो क्रम रहेगा वो क्या करेगा? तीन तीन का क्रम जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए क्या करेगा? एक अमीनो एसिड के लिए कोड यहाँ पर करेगा। उसी को हम कहते हैं कोडोन। उसी को हम क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं आनुवांशिक कूट के तीन न्यूक्लियोटाइड का वह समूह। क्या लिख सकते हैं हम? आनुवांशिक कूट के तीन न्यूक्लियोटाइड, आनुवांशिक कूट के तीन न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम या सीक्वेंस, अनुक्रम जो एक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है, कितना? जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, या कूट भी लिख सकते हो आप, कूट करता है, कोड करता है, क्या कहलाता है? कोडोन कहलाता है। ठीक है, कोडोन कहलाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसीलिए हम इसको ट्रिपलेट भी बोल देते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट भी बोल देते हैं। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट भी कहते हैं। यानी कि हिंदी में कहेंगे तो त्रिक रहेगा, इंग्लिश में कहेंगे तो हम ट्रिपलेट भी हम इसे कह देते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे आरंभन कोडोन, इसमें आरंभन कोडोन रहता है कौन सा हमारा? AUG। ठीक है, एक नंबर में पूछा जाता है आरंभन कोडोन, ठीक। और समापन कोडोन की बात करें तो हम समापन कोडोन,
आरंभन कोडोन देख लिया हमने, हमारा होता है AUG। समापन कोडोन कौन सा होता है हमारा? UAA। ठीक है, एक हो गया लेकिन 3 होते हैं, UGA। ठीक है, एक तो हो गया UAA, दूसरा हो गया UGA, तीसरा हो गया UAG। ठीक है, तो अब चाहे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे मल्टीपल चॉइस में आ जाए, आरंभन कोडोन रहेगा हमारा AUG। ठीक है, समापन कोडोन रहेगा हमारा UAA, UGA और रहेगा UAG। ठीक है, ये रहता है हमारा समापन कोडोन। मल्टीपल चॉइस में रहेगा तो ऑप्शन में ये आपको यहाँ पर दे रखे होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, टॉपिक कहाँ से आ गया अभी, नेक्स्ट अब हम एंटी कोडोन की भी तो बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कोडोन देख लिया, एंटी कोडोन। ठीक है, याद कीजिए याद कीजिए जब मैंने आपको tRNA पढ़ाया था, ठीक है, tRNA पढ़ाया था, तो tRNA के जस्ट नीचे मैंने आपको क्या बताया था? एंटी कोडोन वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो जो हमारा एंटी कोडोन रहता है वो tRNA के एंटी कोडोन की जो भुजा रहती है, जो छोर रहता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, एंटी कोडोन कहाँ पे पाया जा रहा था? एंटी कोडोन tRNA की एंटी कोडोन भुजा के छोर पर पाया जा रहा था। याद कीजिए, मैं डायग्राम एक छोटा सा हल्का सा फटाफट से बना देती हूँ। ये था ना हमारा एंटी कोडोन, और ये क्या है हमारा? tRNA है, tRNA। तो यहाँ पे पाया जा रहा था, यहाँ पे ये। ठीक है, तो जो हमारा एंटी कोडोन है वो tRNA की एंटी कोडोन भुजा के छोर पर पाया जा रहा था। ठीक है, ये है एंटी कोडोन भुजा, इसके यहाँ पर छोर पे ये पाया जा रहा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंटी कोडोन tRNA की एंटी कोडोन भुजा पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जो tRNA की एंटी कोडोन भुजा है वहाँ पर ये पाया जा रहा है, यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये यहाँ पर ये है एंटी कोडोन भुजा, यहाँ पर ये पाया जा रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर करता क्या है? याद कीजिए, ये बताया था मैंने आपको mRNA। ठीक है, ये क्या बताया था मैंने आपको? mRNA। यहाँ पर मैंने आपको बताया था वह एंटी कोडोन जो रहता है वो mRNA पर उपस्थित जो कोडोन रहते हैं उनका क्या होता है? संपूरक होता है। ठीक है मैम, mRNA के ऊपर मिलता है और tRNA के नीचे होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा है, tRNA के जस्ट नीचे, एंटी कोडोन के ऊपर। तो तभी ये एंटी कोडोन जो रहता है mRNA पर उपस्थित जो हमारे कोडोन होते हैं उनका क्या होता है? ये संपूरक होता है। ठीक है, तो ये एंटी कोडोन यहाँ से लिख सकते हैं, वह एंटी कोडोन mRNA पर उपस्थित कोडोन का क्या होता है? संपूरक होता है।
ठीक है, संपूरक होता है, याद रखना है। अब जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के तीन न्यूक्लियोटाइड का जो समूह आपस में मिलके जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है उसको हम कोडोन कह देते हैं। और एंटीकोडोन जो टीआरएनए की जो एंटीकोडोन भुजा पर जो उपस्थित होता है उसको एंटीकोडोन कह देते हैं। और वह एंटीकोडोन एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन का क्या होता है, संपूरक होता है। ठीक है, क्या होता है, संपूरक होता है। क्लियर, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि जो हमारा डीएनए हेलिक्स है उसकी पैकेजिंग के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसकी पैकेजिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सिंपल भाषा में समझें तो जो हमारा डीएनए हेलिक्स है उसको हम कैसे पैक कर सकते हैं या उसको हम कैसे बांध सकते हैं एक जगह पर, इस बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखो, कुछ बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया में क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये है हमारी कोशिका सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, फिर अंदर क्या, डीएनए वगैरह। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए। लेकिन जो ई कोलाई वगैरह जो बैक्टीरिया हैं इनमें क्या होता है कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देखो यहाँ पर केंद्रक है तो डीएनए यहाँ पर एकदम पैक्ड है, फैला हुआ नहीं है। लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स वगैरह में, प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में हमें जो है न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए रहता है, तो वो डीएनए कैसा मिलेगा हमें, वो डीएनए हमको फैला हुआ मिलेगा, यानी कि बिखरा हुआ हमें मिलेगा। वो डीएनए चारों तरफ कैसा पड़ा रहेगा, वो डीएनए चारों तरफ फैला हुआ, बिखरा हुआ यहाँ पर पड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रक है, केंद्रक है तो यहाँ पर तो एक जगह इकट्ठा है। अब मान लीजिए मैं एक और दूसरा डायग्राम बना रही हूँ, मान लीजिए ये दूसरा एक और डायग्राम है, कोशिका है और इसमें केंद्रक नहीं है। ठीक है, अब इसमें केंद्रक नहीं है तो केंद्रक के अंदर ही तो डीएनए था। जब इसमें केंद्रक ही नहीं है तो डीएनए हमारा ऐसे फैला हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, डीएनए कैसा मिलेगा, डीएनए हमको ऐसा चारों तरफ फैला हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि केंद्रक नहीं है। जिसमें केंद्रक था उसमें डीएनए एक साइड में पैक था, ज़्यादा चारों तरफ फैला हुआ नहीं था। और जहाँ पर केंद्रक नहीं होता वहाँ पर डीएनए फैला हुआ मिलता है। वहाँ पे केंद्रक की जगह केंद्रकाभ होता है, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया अभी तक कि जिसमें केंद्रक होता है वहाँ डीएनए इकट्ठा मिलेगा, जहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाता वहाँ पे हमारा डीएनए फैला हुआ मिलेगा, बिखरा हुआ मिलेगा। तो जो ये बिखरा हुआ डीएनए है इसी की हमको करनी है पैकेजिंग। ठीक है, इसी की हमको क्या करनी है, इसी की हमको पैकेजिंग करनी है, इसी को एक जगह पर इकट्ठा करके रखना है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। हाँ भाई, डीएनए में जीन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये पॉइंट बताओ, यहां तक पॉइंट समझ में आया। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक रहते हैं इनमें क्या होता है हमारा स्पष्ट केंद्रक, एक सेकेंड, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता।
ठीक है। अब जब इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो जो हमारा डीएनए है वो कैसा रहेगा, वो फैला हुआ यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, जिस वजह से डीएनए जो रहेगा यहाँ पर कैसा रहेगा, डीएनए बिखरा हुआ। ठीक है, डीएनए बिखरा हुआ पाया जाता है, या कहेंगे केंद्रक की जगह पर यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाव या कहेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, केंद्रकाव पाया जाता है। अभी तक हमने इतना पॉइंट समझ लिया कि डीएनए जो है हमारा प्रोकैरियोट्स में कैसा पाया जाता है, बिखरा हुआ पाया जाता है। क्यों, समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। जो डीएनए रहेगा वो हमारा कैसा रहता है, ऋणात्मक रहता है। डीएनए रहता है हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, डीएनए जो है वो कैसा रहता है, डीएनए हमारा ऋणात्मक रहता है। तो इसको हमको बाइंड करने के लिए, इसको एक जगह पर हमको इकट्ठा करने के लिए धनात्मक प्रोटीन जो है, या कहेंगे धनात्मक प्रोटीन जो है, उसको धनात्मक, वो इसको मतलब बांधकर एक जगह इकट्ठा करता है, यानी कि प्लस यहाँ पे हो जाएंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऋणात्मक होता है तथा धनात्मक ठीक है, डीएनए हमारा कैसा रहेगा, अब क्लियर है ना। चलो, मैंने ये ऐसे आप लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, डीएनए हमारा कैसा है, धनात्मक रहेगा। और ये जो धनात्मक है ये क्या करेगा, प्रोटीन जो कि कैसा है, डीएनए हमारा ऋणात्मक है, प्रोटीन जो कि धनात्मक आवेशित होता है उससे बांधकर इकट्ठा रहेगा, या कहेंगे उससे बंधकर इकट्ठा रहेगा, उससे बंधकर इकट्ठा रहेगा। ठीक है, यानी कि डीएनए हमारा ऋणात्मक है, जो हमारे पास में प्रोटीन है वो क्या है, धनात्मक है। तो ये क्या करेंगे, ये इसको एक जगह पर स्थित रखेंगे। ठीक है, एक जगह पर बांधकर इसको क्या रखेंगे, क्या करेंगे, उसको बांधकर स्थित रखेंगे। इतना याद, आप पॉइंट रखिए याद कि ऋणात्मक डीएनए जो है वो धनात्मक प्रोटीन के साथ में बंधकर एक जगह पर कैसा रहेगा, एक जगह पर वो इकट्ठा यहाँ पर रहेगा। इतना पॉइंट समझ में आ गया। चलिए देखो, अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो हमारा डीएनए रहता है वो कैसा रहता है, प्रोकैरियोट्स में कहा था मैंने कि इसमें जो केंद्रक रहता है वो यहाँ पर अनुपस्थित होता है। ठीक है, केंद्रक जो है वो कैसा रहता है, अनुपस्थित रहता है। केंद्रक अनुपस्थित रहता है तो डीएनए हमारा कैसा पाया जाएगा इसमें, फिर बताइए। केंद्रक अनुपस्थित है तो डीएनए हमारा इसमें कैसा पाया जाएगा, बिखरा हुआ पाया जाएगा। ठीक है,
ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। ये है फ्लैजेला, चलो हाँ ठीक है, फ्लैजेला रहेगा, सेल वॉल रहेगा, ये यहीं पर रहेगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म रहेगा और अंदर रहेंगे इसके राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए मैंने सब कुछ लिख दिया, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, फ्लैजेला हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, ये जो है हमारा, इसको हमने कहा है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड डीएनए है ये हमारा, ठीक है। कैसा डीएनए है ये हमारा, न्यूक्लियोइड डीएनए है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है। किसका डायग्राम है ये, बैक्टीरिया का, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हमारे पास में केंद्रक नहीं है, तो हमारा जो डीएनए है वो हमको कैसा मिल रहा है, यहाँ पर बिखरा हुआ मिल रहा है, फैला हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको कहा था जहाँ पे केंद्रक नहीं होता वहाँ पे हम डीएनए को उसको क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक हमको कि मैंने कहा था न्यूक्लियर डीएनए होता है, ऐसे होता है न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है तो हमारा जो डीएनए है वो कैसा रहेगा, वो फैला हुआ या कहेंगे बिखरा हुआ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी हम देख रहे थे इन प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसको, यस मैम क्लियर है। चलो, हमने कहा था कि हमारे पास में एक प्रोटीन है जो कि कैसा है, धनात्मक है, यही तो कहा था हमने। प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है हमारे पास में, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये धनात्मक प्रोटीन जो है वो ऋणात्मक डीएनए को बांध के रखेगा, ठीक है, ये भी। अब ये जो धनात्मक प्रोटीन है ये किसकी वजह से, या धनात्मक प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो समूह है ये किसकी वजह से है, तो ये है हमारे दो इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक तो है हमारा लाइसिन और दूसरा है आर्जिनिन। क्या है, एक तो है हमारा लाइसिन और दूसरा है आर्जिनिन, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्रोटीन का समूह है, क्षारीय प्रोटीन का जो समूह है वो किस वजह से है, लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से है, ये याद रखेंगे, ठीक है। धनात्मक आवेशित जो हमारा प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन का जो समूह है, एक सेकेंड, ऐसे लिखेंगे हम इसको, धनात्मक आवेशित प्रोटीन का समूह जो है, ठीक है, समूह है, ये किसकी वजह से है, यह दो अमीनो एसिड या कहेंगे अमीनो अम्ल, कौन कौन से हैं, हमारा लाइसिन व आर्जिनिन, ठीक है। तो दो अमीनो एसिड लाइसिन व आर्जिनिन की वजह से, ठीक है, वजह से धनात्मक है, धनात्मक होता है, ठीक, क्लियर है। चलो, जो हमारा प्रोटीन है वो धनात्मक क्यों है, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन जो दो हमारे पास में है अमीनो अम्ल, उनकी वजह से ये हमारा कैसा है, धनात्मक होता है, ठीक है। आवेशित प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन भी कह देते हैं, हम इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। हम इस प्रोटीन को क्या कह रहे हैं, इसको हम हिस्टोन प्रोटीन
कह रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए हिस्टोन प्रोटीन कह रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन रहता है, ठीक है, ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, अब देखो ये हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन एक तो मिलेगा इसमें हमको H1, क्या मिलेगा? H1। H1 क्या है हमारा? H1 है हमारा बाइंडर प्रोटीन। ठीक है, H1 क्या है हमारा? H1 है हमारा इसमें क्या? बाइंडर प्रोटीन है H1। ठीक है भाई, नेक्स्ट नीचे आइए, अब आएंगे हम H2। ठीक है, H2 जो है हमारा ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, H2A और H2B। ठीक है, H2A और H2B। ठीक, चलिए अब रहेगा हमारा H3 और H4। ठीक है, H3 H4। अब इनको भी देख लीजिए, ये भी रहेंगे हमारे दो प्रकार के और ये भी रहेंगे दो प्रकार के, तो 2 और 2 4। और जो हमारा H2A है ये भी रहेगा हमारा 2 टाइप का। सेम H2B भी रहेगा हमारा कितने टाइप का? 2 टाइप का। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में हो जाएंगे 2 4 6 8। ठीक है, हमारे पास में टोटल कितने हो रहे हैं? हमारे पास में टोटल हो रहे हैं यहाँ पर 8 हो रहे हैं। देखो 2 4 6 8 प्रोटीन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको 8 है तो इसको हम कह देते हैं ऑक्टामर। क्या कह देते हैं? इंग्लिश में हम इसको ऑक्टामर बोल देते हैं, हिंदी में हम इसको बोलेंगे अष्टक। हिंदी में हमने इसको बोल दिया अष्टक और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ऑक्टामर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर से एक बार ये वाला पॉइंट समझा दे रही हूँ अगर किसी को नहीं आया होगा। जो हमारा धनात्मक आवेशित जो प्रोटीन था उसको हम हिस्टोन प्रोटीन भी कह रहे हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम हिस्टोन प्रोटीन भी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो होता कितने प्रकार का है? H1 जो रहता है हमारा बाइंडर प्रोटीन। ठीक है, H2 जो हमारा 2 प्रकार का है, H2A और H2B। ठीक है, इनके भी 2 प्रकार हैं। वैसे ही सेम नीचे आ जाइए, H3 इसके भी 2 टाइप है और H4 इसके भी 2 टाइप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे H2A के 2, H2B के 2, 4 हो गए। H3 H4 के या इनके भी 2 हैं, तो 4 यहाँ से आ गए। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए हमारे पास में। 8 है इसलिए हम इसको ऑक्टामर और हिंदी में हम इसको अष्टक बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बताते हैं, फिर जल्दी बताइए। मैम आप ऑफलाइन को मारते होंगे। मैम आज समझ नहीं आ रहा। देखो चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पहले उनके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। मैम आप ऑफलाइन को मारते होंगे। मुझे टीचिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आज तक कभी भी, आप तो काफ़ी बड़े हो भाई, आप तो 12th स्टैंडर्ड के हो, तो आप लोगों को कोई पिटाई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, डांटा जा सकता है बस। बाकी जो 9th 10th के भी बच्चे रहते हैं, कभी उनको भी नहीं, मतलब मैंने एक थप्पड़ भी नहीं मारा है बच्चों को। हाँ, पर कभी किसी को पीटा नहीं है, थप्पड़ भी नहीं मारा। पर हाँ इतना ज़रूर रहता है कि जब मैं जैसे ऑफलाइन की आप लोग बात करें, ऑफलाइन पढ़ाती हूँ बहुत शिद्दत से और आप लोग नहीं पढ़ते हो, बार बार मैं समझा रही हूँ, कई बार बोल रही हूँ कि समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछिए, बार बार मुझसे पूछिए, मैं समझाऊंगी आपको। उसके बाद में भी आपको समझ नहीं आ रहा या ध्यान इधर उधर है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या मैंने कहा है कि रिवीजन करके आइए, आपने बोल दिया अरे मैम टाइम नहीं मिला, पढ़ नहीं पाए, ये है वो, तब पीटती तो नहीं हूँ, पर हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं डांट जरूर देती हूँ। या कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो तब डांटती भी नहीं हूँ, बिल्कुल साइलेंट रहती हूँ। तब फिर मुझे गुस्से में ये सोच लेती हूँ मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ो या मत पढ़ो। पर हालांकि वो गुस्सा उतनी देर का नहीं रहता, ज़्यादा देर का नहीं रहता, थोड़ी देर बाद एकदम चिल हो जाती हूँ,
फिर से उनको वही समझाना स्टार्ट कर देती हूँ। चलो, समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो, हमने कहा था कि जो हमारा डीएनए है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वो हमको मिलता है कैसा, खुला हुआ। मान लीजिए ये डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें कैसा मिल रहा है, ये उनमें ऐसे खुला हुआ पड़ा है। ठीक है, ऐसे खुला हुआ पड़ा है। अब ये जो डीएनए ऐसे खुला हुआ पड़ा है, हमको इसकी करनी है पैकेजिंग। ठीक है, मान लीजिए घर में कोई सामान बिखरा पड़ा है, आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा इसको पैक कर दीजिए। वैसे ही जो डीएनए ऐसा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो खुला हुआ है, हमको उसकी पैकेजिंग करनी है। ठीक है, अब ये जो डीएनए जो ऐसे खुला हुआ पड़ा है, ये होता है हमारा धनात्मक, इतना याद रखो। ठीक है, डीएनए जो हमारा ऐसा खुला पड़ा है, ये होता है धनात्मक। अब हमको इसकी पैकेजिंग करनी है, हमको इसको बांधना है। ये धनात्मक है, सॉरी ये है ऋणात्मक, तो इसकी पैकेजिंग करने के लिए कुछ हमको धनात्मक चीज चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हमारे पास में एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, वो होता है हमारा धनात्मक। डीएनए कैसा था, हमारा ऋणात्मक था। ठीक है, डीएनए हमारा कैसा था, ऋणात्मक था। हमारे पास में एक प्रोटीन है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कह रहे हैं, वो है हमारा धनात्मक। अब ऋणात्मक और धनात्मक मिलेंगे तो आपस में वो अच्छे से बाइंड हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने कहा है, ये जो हम हिस्टोन प्रोटीन है उसके मैं प्रकार बता रही हूँ आप लोगों को कि हिस्टोन प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन H1 जो रहेगा उसको हम बाइंडर प्रोटीन कह देते हैं। ठीक है, ये सब मैं आगे आपको डायग्राम से समझाऊंगी अभी। और H2 रहता है, वो हमारा दो प्रकार का होता है, H2A और H2B। ठीक है, इनके भी दो प्रकार होते हैं। सेम H3 के दो प्रकार होते हैं, H4 के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है अब तो। अब देखो, मैंने अभी कहा था हिस्टोन प्रोटीन, तो देखो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, H2A। ठीक है, और H2B। मैंने क्या कहा था, H2A के दो हैं, तो इधर हो गया एक और एक हो गया इसके पीछे। वैसे ही H2B के भी इसके पीछे। अब क्या बचा, हमारा बचा H3। ठीक है, H3 के दो हैं तो कहाँ होगा, इसके पीछे होगा। वैसे ही सेम H4, इसका दूसरा कहाँ पर होगा, इसके जस्ट पीछे होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको 8 ऐसे सर्कल नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ये क्या है, सब हिस्टोन प्रोटीन है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया था, अष्टक कह दिया था। क्या कह दिया था, अष्टक या ऑक्टामर। ठीक है, अष्टक या ऑक्टामर हमने इसीलिए यहाँ पर इसको बोल दिया था। अब थोड़ा सा बचा है, अब हमको देखनी है डीएनए की यहाँ पर पैकेजिंग कैसे होनी है। चलिए, ये देखो ये ऐसे है, इसको मैंने आपको समझा दिया। ये जो बनाया है यहाँ पे, ये हिस्टोन प्रोटीन जो लिखे हैं वो उन्हीं को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं ऐसे ना बना के, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ। लीजिए, इसको मैंने ऐसे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। अब इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। ठीक है, ऐसे बना दिया जी मैंने। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर बनाएंगे हम, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बाइंडर प्रोटीन। क्या है, बाइंडर प्रोटीन है। ये है हमारा बाइंडर प्रोटीन, यानी कि H1 जो है ये हमारा वो है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये देखिए बाइंड रहेगा क्या, हमारा डीएनए। ठीक है, ये देखो ये क्या है हमारा, मैंने H1 बताया था, ये है हमारा H1 जिसको हम कह रहे हैं बाइंडर प्रोटीन। ठीक है, ये है हमारा बाइंडर प्रोटीन। बाइंडर मतलब ये डीएनए को ऐसे बांध के रखेगा। और ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये है ये अष्टक। ये क्या है, ये अष्टक है। ये जो है ना, ये बीच में हिस्टोन प्रोटीन जो जुड़े हैं, वैसे ही मैंने इसको ऐसे ना बना के सिर्फ सिंपल वे में ऐसे यहाँ पर गोल गोल बना दिया है। ठीक है,
और जो मैंने ये पिंक कलर से बनाया है ये क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा डीएनए। क्या रहेगा ये हमारा रहेगा डीएनए। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है डीएनए। ये है हमारा H1 यानी कि बाइंडर प्रोटीन, और ये क्या है, ये है ये अष्टक। ठीक है, ये है क्या, ये ऑक्टामर। क्योंकि ये कैसा था, धनात्मक था ऑक्टामर। ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन थे ये कैसा था, धनात्मक था। डीएनए हमारा कैसा है, ऋणात्मक है। मैंने यही तो कहा था कि डीएनए जो है वो धनात्मक जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है उसके चारों तरफ घूम के या लिपट कर एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा या एक जगह पर स्थित यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डीएनए ऐसे इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ राउंड राउंड करके एक जगह पर हो जाता है इकट्ठा। ठीक है, अब इसको ये जो हो गया, अब हम इसको कह देंगे क्या, अब हम इसको कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। अब हम कह देते हैं इसको न्यूक्लियोसोम। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि चित्र आपको बनाना है और आपको उसका डायग्राम बनाना है। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो डीएनए ऐसे बंध कर इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर ऋणात्मक आवेशित डीएनए जो क्या होता है, इकट्ठा होता है, सटा होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ से लिखती हूँ, धनात्मक आवेशित हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऋणात्मक आवेशित डीएनए चारों तरफ, यहाँ मैंने लिख दिया है धनात्मक आवेशित हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऋणात्मक आवेशित डीएनए स्थित हो जाता है, या कहेंगे सटा होता है। डीएनए सटा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम में, यानी कि ये एक न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 200 बेस पेयर हमारे पाए जाते हैं। किसके बेस पेयर रहते हैं भाई, वो 200 बेस पेयर की डीएनए कुंडली होती है। किसके बेस पेयर होते हैं, वो भाई न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। यहाँ तो आएगा नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिख देंगे। इसको मैं और डिटेल अभी कर दूंगी, आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो पहले यहाँ पर लिख देती हूँ। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, ठीक है, क्या होते हैं, 200 बेस पेयर हमारे डीएनए की कुंडली होती है। 200 बेस पेयर डीएनए की कुंडली होती है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं बहुत इजी वे में समझा दे रही हूँ। ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये उसकी तरह गोल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है। ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ये कैसा है, हमारा धनात्मक है। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन कैसा है, हमारा धनात्मक है। ठीक है, और ये है हमारा डीएनए जो कि कैसा है, ऋणात्मक है।
ठीक है, डीएनए हमारा ऋणात्मक है और ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन जो कि है हमारा धनात्मक। ठीक है, डायग्राम पे आ जाइए। अब डायग्राम में और मैं जो आपको बता रही हूँ यहाँ पे कंपैरिजन करके देखेंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये धनात्मक है। अब ये जो पिंक कलर से बना है ये डीएनए है, इसकी चारों तरफ सटा हुआ है। अब वैसे ही लेंगे हम, ये हमारा डीएनए है, इसको हम क्या करेंगे, इस डीएनए को हम हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड करके हम इसको ऐसे इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, जो डीएनए बिखरा हुआ था, बिखरा पड़ा था, अब उसकी हो गई पैकेजिंग। उसकी क्या हो गई, अब पैकेजिंग हो गई। इसी को हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ अ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, क्योंकि ये अष्टक जो है ये धनात्मक था, डीएनए हमारा ऋणात्मक था, तो ये आसानी से इसकी पैकेजिंग हो गई। अब इस पूरे डायग्राम को जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन जो कि धनात्मक है, डीएनए जो कि हमारा ऋणात्मक है, एक दूसरे से सट जाते हैं, तो इस पूरे को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सेम मैंने ये ही यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, सेम ये बात ही मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, रिलेटेड एक डायग्राम बताया था आप लोगों को, वैसा ही कुछ डायग्राम है, इसी से रिलेटेड मैंने शायद आप लोगों को कल बताया था। हाँ, जीन के बारे में। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हाँ मैंने ऐसा ही एक डायग्राम बनाया था, मुझे याद आ गया। ये बनाया था मैंने यहाँ पर क्रोमोजोम। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्रोमोजोम बनाया था और हमने कहा था जब हम अगर क्रोमोजोम को देखते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम के एक कॉर्नर पे अगर हम देखेंगे तो ये क्रोमोजोम को अगर हम खोलें तो हमको, देखो ध्यान से देखते चलिएगा, ये हमको ऐसा सुपर कॉइल्ड मिलेगा। कैसा मिलेगा, एकदम सुपर कॉइल्ड देखने को यहाँ पर ये हमको मिलेगा। यानी कि इसकी कॉइलिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है। कैसे हो रही है, बहुत अच्छे से इसकी कॉइलिंग यहाँ पर हो रही है, फिर यहाँ पर होती चली जाती है कम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कम होती चली जाती है। ये यहाँ पर जो हो रही है इसको हम कहेंगे सुपर कॉइल्ड। सुपर कॉइल्ड यानी कि जो ये कॉइल मतलब जो छल्ले से बन रहे हैं उसको हम कहते हैं सुपर कॉइल। यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमाव आ रहा है। ठीक है, सुपर कॉइल हो गया। ये कलर अलग लूँ पहले मैं, ये हो गया हमारा सुपर कॉइल। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉइल, बस छल्ले बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर ये आ जाइए, ये यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम ये यहाँ पर बन रहा है। हमने एक क्रोमोसोम लिया, उसको ओपन किया, वहां पर हमको सुपर कॉइलिंग देखने को मिली। फिर कॉइल मतलब एक घुमावदार, जैसे मॉस्किटो कॉइल रहता है, हम घर में मच्छर मारने के लिए जो लगाते हैं, वैसे ही उसी टाइप का। उसको और हमने ओपन किया तो हमको न्यूक्लियोसोम देखने को मिले। अष्टक बनाए हैं, देखो मैंने यहाँ पर नजर आ रहे होंगे 8-8। ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम रहेगा। ठीक है, अब इसी ये जो हमें न्यूक्लियोसोम तो यहाँ तक मिल गए। अब इन्हीं न्यूक्लियोसोम को हम और आगे खोलेंगे तो ये हमको कुछ ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ये हमको कुछ ऐसे मिलेंगे और उसके बाद ये हमको क्या मिलेगा, हमारा ठीक है, उसके बाद मिलेगा हमको हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या मिलेगा, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं ये क्या है भाई, ये जो है ये क्या है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। अब भाई हिस्टोन प्रोटीन ही तो आपस में मिलके ये बना रहे थे, अष्टक बना रहे थे। ये जो हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिले, ये देखो मैंने लिखा है H1, H2, H3, H4, ये सब क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये सभी आपस में मिले तभी तो इन्होंने ये अष्टक बनाया। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये है हमारे
हिस्टोन, इन्होंने आपस में मिलके क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम बनाया, अष्टक बनाया, उन अष्टक ने मिलके कॉइल बनाया, कॉइल ने मिलके सुपर कॉइल बनाया, सुपर कॉइल को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो हमारा क्रोमोसोम बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये हमको मिलता है लास्ट में हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब आपको शायद मुझे लग रहा है समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि न्यूक्लियोसोम या अष्टक कहाँ से आया। ठीक है, हिस्टोन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिले तो हमारा न्यूक्लियोसोम बना। ठीक है, न्यूक्लियोसोम आपस में मिले तो कॉइल, कॉइल मिले तो सुपर कॉइल, सुपर कॉइल मिला तो हमारा क्रोमोसोम तैयार हो गया। ठीक है, अब बताइए क्लियर है कि नहीं सभी को? बताइए क्लियर है? अब क्लियर है? ये रहेंगे हमारे कॉइल्स और ये रहेंगे हमारे सुपर कॉइल्स, एल है ये। ठीक है, बताइए फटाफट से, डायग्राम से क्लियर है सभी को? अब आपको मुझे लगता है कि अष्टक कहाँ से आया, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ से आए, ये जो है ये कंफ्यूजन किसी को अब नहीं होना चाहिए। ठीक है कि ये सब कहाँ से आया। अब मैंने पूरा आपको एक ही डायग्राम से यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यस मैम क्लियर है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हिस्टोन प्रोटीन का हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट हमारा वो है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये टॉपिक तो हमारा यहीं ख़त्म होता है, कल मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस सबका रिवीजन जरूर करते रहना है। ठीक है, चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।